औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हमने करना है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप। ठीक है, हमने पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशनशिप था वो स्टार्ट किया हुआ था। इंडिया के साथ भी हमने बच्चे इसका रिलेशनशिप देख लिया था। पाकिस्तान का चाइना के साथ भी थॉरली बहुत अच्छे से देख लिया था। इंडिया पाकिस्तान की ईस्टर्न कंट्री है, चाइना पाकिस्तान की नॉर्दर्न साइड पर नेबरिंग कंट्री है, और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट साइड पर है। और लास्ट लेक्चर में बच्चे जो है वो हमने पाकिस्तान का जो वेस्ट सदर्न कंट्री है ईरान, उसके साथ भी ताल्लुकात को देख लिया था। पाकिस्तान और रशिया भी हो चुके थे। आज जो हमने बेटा देखना है वो देखना है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का रिलेशनशिप, और उसके बाद फिर हम देखेंगे पाकिस्तान का रिलेशनशिप तुर्की के साथ। स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं बीइंग ए मुस्लिम, वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा डीप ताल्लुकात है। ओके अच्छा बच्चे, हम ये देख रहे थे कि अगर पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशनशिप देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, 97% मुस्लिम हैं, तो सऊदी अरेबिया क्या है, सऊदी अरेबिया के अंदर मुसलमानों का किबला है। मक्का और मदीना मुक़द्दस शहर है। मुसलमान चाहे दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जगह पर रहते हैं। तो अगर इस तरह से ताल्लुक़ को देखा जाए तो पाकिस्तान तो बहुत बाद में मार्ज़ वजूद में आया। जो मुस्लिम्स थे सब कॉन्टिनेंट में, उनका एक जो गहरा ताल्लुक़ है वो सऊदी अरेबिया के साथ, जब से जो है वो ये स्ट्रगल शुरू हुई है डीकोलोनाइजेशन की, जब से स्ट्रगल शुरू हुई है, वो तो एक सेपरेट अलमिया है कि एक सेपरेट होमलैंड चाहिए जहाँ पर भी थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जहाँ पर भी मुस्लिम्स रह रहे हैं। लेकिन अगर उनके पास सेपरेट होमलैंड है या नहीं है, या ज़मीन का टुकड़ा है या नहीं है, वो किसी के जो है वो कॉलोनाइजेशन के अंदर रह रहे हैं, सब्जुगेशन सुप्रेशन के अंदर रह रहे हैं, जो अफिनिटी है, जो लव है, मोहब्बत है सऊदी अरेबिया से, वो हर मुस्लिम जो है उसकी है। और पाकिस्तान की भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान 1947 में वर्ल्ड मैप पर अपीयर हुआ, लेकिन इससे पहले जब वो सब कॉन्टिनेंट का पार्ट था और ब्रिटिश और जो हिंदूस थे उनकी जो सुप्रेशन के अंदर रह रहा था, उनके सब्जुगेशन के अंदर रह रहा था, तो उस वक़्त भी जो सऊदी अरेबिया के साथ सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे उनकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा थी, मोहब्बत है, क्लोज रिलीजियस आइडियालॉजिकल एंड कल्चरल टाइज से। ठीक है, और सऊदी अरेबिया जो है वो उन वाहिद कंट्रीज़ के अंदर आता है। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक़्त जो स्टार्ट में जैसे ईरान है, उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज़ कायम की थी, तो सऊदी अरेबिया भी उनमें से एक था। सऊदी अरेबिया 1940 के अंदर भी, 1940 को जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, तो उस वक़्त का जो किंग था सऊद बिन अब्दुल अजीज़ था, उसने कराची विज़िट किया था। कराची बाद में सून आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान का जो है कैपिटल डिक्लेयर हुआ था, फिर बाद में इस्लामाबाद बना। इनिशियल स्टेजेस पर जो था वो कराची कैपिटल था। ये MCQs भी एग्जामिनर पूछ लेता है बच्चे। और उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद बना था। तो कराची के जो वो उस वक़्त आए थे सऊद बिन अब्दुल अजीज़ जो थे किंग उस वक़्त सऊदी अरेबिया के, तो उन्होंने विज़िट किया था जो है सब कॉन्टिनेंट को। तो उस वक़्त के जो मुस्लिम्स थे उन्होंने बड़ा वार्म वेलकम दिया था। फिर 1943 के अंदर एक फेमाइन आया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो उस वक़्त भी किंग अब्दुल अजीज़ ने अच्छी खासी जो अमाउंट थी एज ए ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के तौर पर सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों को भेजी थी। फिर जब आपको पता है कि बच्चे पाकिस्तान मूवमेंट चल रही थी फॉर सेपरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट होमलैंड, तो उस वक़्त जो थे वो सऊदी अरेबिया का जो डेलीगेशन था वो गया था UNO के अंदर। तो प्रिंस जो फैसल थे, क्योंकि किंग थे अब्दुल अजीज़, और प्रिंस जो फैसल थे जिन्होंने बाद में किंग बनना था, उसने UNO के अंदर जो मुस्लिम्स का डेलीगेशन गया था, वहाँ पर उसको जो पाकिस्तान के लिए एक भरपूर हमायत की थी और सपोर्ट की थी कि जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स हैं, ये उनका राइट है कि उनको सेपरेट जो कंट्री है वो मिलना चाहिए। उनकी जो डिमांड है वो लेजिटिमेट डिमांड है।
तो ये जो था वो प्रिंस फैसल ने उनको बहुत ज़्यादा हमायत दी थी। तो अगर बच्चे मैं ये समझूँ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो लिंक्स हैं वो कब कायम हुए, तो ये एक डिफ़ाइंड डेट नहीं है, क्योंकि बीइंग ए मुस्लिम सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो डे वन से हैं जो मुस्लिम्स के। लेकिन अगर पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पाकिस्तान जब अपेयर हुआ वर्ल्ड मैप पर, तो डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ सून आफ्टर ही सऊदी अरेबिया ने उसको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो तस्लीम किया और डिप्लोमेटिक टाइज कायम की। पाकिस्तान के साथ जब भी बच्चे पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए हैं, आपको पता है हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। वैसे तो पाकिस्तान जो है वो डोल ड्रम कंडीशन में रहा, कल्चरली, पॉलिटिकली, सोशली, इकनॉमिकली और डिफरेंट पैरामीटर से रहा। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी भी रही, एनर्जी क्राइसिस भी रहा, वाटर को भी पाकिस्तान ने फेस किया जो है, और स्टिल जो है वो फेस कर रहा है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेट्स हैं वो पाकिस्तान ने फेस किए। लेकिन इसके बाद जो है वो बच्चे एक इवेंट ऐसा इवेंट है जो कि पाकिस्तान जो है वो ने बहुत ज़्यादा वो उन इवेंट्स को फेस किया है, जिसमें जो है वो बच्चे वॉर्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो इंडिया के साथ जो है वो पाकिस्तान ने वॉर्स लड़ी थी। 1948 की वॉर लड़ी सून आफ्टर इंडिपेंडेंट, कश्मीर के ऊपर जो कश्मीर का क्वेश्चन था उसके ऊपर लड़ी। उसके बाद बच्चे हैं जो लड़ी 1965 की वॉर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ी, ठीक है। फिर 1971 जब डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ, फिर 1999 की वॉर हुई। फिर उसके बाद बच्चे जो न्यूक्लियर का पाकिस्तान का एक उसने वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान ने एक सेंक्शंस को फेस किया, इकॉनमिक सेंक्शंस लगाई गई, कल्चरल, डिप्लोमेटिक, जो मिलिटरली हर तरह से पाकिस्तान को जो स्टॉप करने की कोशिश की गई, प्रेशराइज करने की कोशिश की गई सुपर पावर्स की तरफ से। उन अगर सिचुएशंस को देखा जाए, या फिर अगर अफ़गानिस्तान का जब यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ था, यूएसएसआर ने अटैक किया था, उस सिचुएशन को देखा जाए, या फिर पाकिस्तान के अंदर इस्लामाइजेशन को, डिक्टेटरशिप को देखा जाए, तो इन सारे जो हॉट डेज से, इन जो सारे पाकिस्तान अंडर क्लाउड था, बैड सर्कमस्टांसिस था, पाकिस्तान के ऊपर बुरे हालात थे, सऊदी अरेबिया ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया था। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1965 की वॉर में भी और 19 जो है वो 71 का जब डिबैकल हुआ था, तो उस वक़्त भी सऊदी अरेबिया की फुल फ्लेज सपोर्ट थी पाकिस्तान के साथ। जब जो हुआ था बच्चे एक जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के सिलसिले में अमेरिका ने सैंक्शंस इम्पोज की थी, और बहुत सारी अनदर कंट्री ने प्रेशराइज़ किया था पाकिस्तान को कि वो अपना न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको स्टॉप कर दें, उसको आगे मत बढ़ने दें। तो उस सिलसिले में भी जो सऊदी अरेबिया था बच्चे, उसने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड की थी, पाकिस्तान से अपनी बैक नहीं दिखाई। अच्छा, लेकिन अगर हम थॉरोली बच्चे देखें तो थॉरोली जो है वो कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जहाँ पर सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान से पीछे हटा हो, या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से हटा हो, माँ सिवाय कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। कुछ ऐसी एक्सटर्नल पावर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिन्होंने इसको इस रिलेशनशिप में, कॉर्डियल रिलेशनशिप में स्प्लिट पैदा करने की कोशिश की, जो कि आज के रिलेशंस में जो लेक्चर में हम देखेंगे कि जो एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस हैं वो कौन से हैं और एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस कौन से हैं। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनके ऊपर जो है उनको अगर स्ट्रेंथन करके, स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया अपने रिलेशंस को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सकता है, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो कि डाइवर्जेंट क्रिएट कर सकते हैं, जो कि स्प्लिट क्रिएट कर सकते हैं, इन दोनों को अपार्ट कर सकते हैं, और उससे जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, वो चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो वही हमें उन पर भी हम थॉरोली देखेंगे। बच्चे इसमें क्या है कि आपको पता है कि पाकिस्तान जो है, जो स्टार्ट में इनिशियली हुआ, उसमें पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग पावर की ज़रूरत थी, एक स्ट्रॉन्ग दोस्त की ज़रूरत थी जो कि डिफेंस में पाकिस्तान का साथ दे। पाकिस्तान ने सीटो सैनटो दोनों साइन किए। उस वक्त जो था किंग फैसल, किंग शाह अब्दुल अज़ीज़ पाकिस्तान के, उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। 1994 के अंदर सऊदाबाद टाउन के नाम से कराची में एक जो है वो टाउन, सऊदाबाद नेम जो सऊद बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम पर पाकिस्तान ने उसकी एफिलिएशन में एक टाउन बनाया है। फिर आपको बताती चलूँ बच्चे के जो किंग फैसल है उसके साथ अफिनिटी और उसके साथ जो एक लव शो करने के लिए पाकिस्तान ने जो लायलपुर है, ये फैसलाबाद करंटली इसका पुराना नाम था लायलपुर।
इसको फैसल आबाद जो है वो किंग फैसल के नाम पर रखा गया, ठीक है, फैसल आबाद किंग फैसल के नाम पे रखा गया बच्चे। और उसके बाद जो है शायरा फैसल, ये भी किंग फैसल की एफिलिएशन में इसको बनाया गया। फिर फैसल मॉस्क, चूँकि सऊदी अरेबिया ने उसको फंड किया और वो किंग फैसल की हेल्प से बनाई गई, तो फिर उसको फैसल मॉस्क का नाम दिया गया। ये एक अफिलिएशन थी पाकिस्तान की सऊदी अरेबिया के साथ। फिर आपने ये बच्चे देखा कि देखते हैं कि जो सऊदी अरेबिया है, चूँकि यहाँ पर मक्का मदीना हमारे दो जो है वो मुक़द्दस मकामात हैं बहुत। वैसे तो सारा शहर ही एक मुक़द्दस है, यहाँ पर नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो है वो तशरीफ़ लाए हैं, तो इस जगह पर ये हमारा मुकर्रम है। लेकिन मक्का मदीना एक ख़ास मुकर्रम है मुसलमानों के लिए। तो जो मिलिट्री है पाकिस्तान की वो हमेशा यहाँ पे इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो अवेलेबल होती है। और इसका जो सबूत है बच्चे वो यही कि जो 2015 और 16 के अंदर जो 41 जो नेशंस का एक सऊदी लेड एक जो अलाइनमेंट तैयार की गई थी, मिलिट्री अलाइनमेंट तैयार की गई थी, जिसको हेड किया था राहील शरीफ ने। तो वो क्या था, वो एक मक्का और मदीना की सिक्योरिटी के लिए था। 2015 के अंदर राहील शरीफ ने भी विज़िट किया, जिसमें सिक्योरिटी मक्का और मदीना की पर बात की गई थी। 2016 के अंदर जो है सऊदी अरेबिया का डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान आया था बच्चे। अब उस वक्त जो अगर आप बात करें तो उसमें जो है वो जो सऊदी अरेबिया वो बड़ी एक क्रूशियल सर्कमस्टांसिस जो है वो फेस कर रहा था। वो क्रूशियल सर्कमस्टांसिस क्या फेस कर रहा था 2015 के अंदर? एक तो ये था कि ये जो यमन है, यमन क्राइसिस आया था, क्योंकि यमन में यहाँ पर शिया सुन्नी दोनों मौजूद हैं, ठीक है। अब जो सुन्नी सेक्ट है उसको तो सऊदी अरेबिया सपोर्ट करता है, और जो इसमें शिया सेक्ट है उसको सपोर्ट करता है जो ईरान सपोर्ट करता है। और यहाँ पे कुछ हाउजी जो है वो रेबल्स हैं। तो इस सिलसिले में जो सऊदी अरेबिया का डिफेंस मिनिस्टर था उस वक्त मोहम्मद बिन सलमान, उसने विज़िट किया था। और जो इसमें यमन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, और दूसरी तरफ जो था वो रशिया और जो यूएसए था वो एक मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहा था। एक तो अलकायदा के ख़िलाफ़, दूसरे असद रजीम जो सीरिया के अंदर जो असद रजीम है, यहाँ पे चूँकि आईएस थी, दाइश थी, वर्क कर रही थी, और इधर जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा जो थी वो वर्क कर रही थी और उसके ख़िलाफ़, और यहाँ इन एरियाज़ के अंदर स्प्रेड होने से तो यहाँ पे एक कोऑपरेशन चल रही थी कि उसको जो है वो एक उनके खिलाफ जो है वो एक अलायंस बनाई जाए। तो उस सिलसिले में भी जो डिफेंस मिनिस्टर है सऊदी अरेबिया का, उसने पाकिस्तान को विज़िट किया था। और इन सारे जो सिक्योरिटी इश्यूज़ को देखते हुए जो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक सऊदी लेड 41 मेंबर्स का कोलिएशन बनाया गया था अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म। यानी उसका जो प्राइम टास्क था वो था कि इसको किया जाए, बीट किया जाए, कम्बैट किया जाए टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म को, ये और उसके बाद बच्चे अगर हम डिफरेंट लेवल पे इनको देखते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को, तो सऊदी अरेबिया जो है वो 1 ऑफ द 15 कंट्रीज़, यानी पाकिस्तान जो अपनी एक्सपोर्ट है, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट दुनिया में 15 कंट्रीज़ के साथ करता है, उनमें से एक कंट्री सऊदी अरेबिया भी है। अब सऊदी अरेबिया जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है, सऊदी अरेबिया इज़ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पेट्रोलियम फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान अपने जो पेट्रोलियम है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो सऊदी अरेबिया से ख़रीदता है। अगर बेटा एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो एक्सपोर्ट लेवल पे पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट करता है वो राइस एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ठीक है, इसको सऊदी अरेबिया को। उसके बाद बच्चे जो है वो रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं, रेडीमेड जो गारमेंट्स हैं वो भी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान कॉटन, फैब्रिक्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, टॉवल्स, कारपेट, रग्स की अगर आप बात कर लो, या स्पोर्ट्स गुड्स की बात करो, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जाती हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनली फ़ुटबॉल मैच होता है उसमें भी पाकिस्तान की जो सियालकोट की बनी हुई स्पोर्ट्स है वो उसमें फ़ुटबॉल यूज़ होती हैं। उसके बाद फ़िश भी, हैंडी क्राफ्ट्स भी, लेदर मैन्युफैक्चरर्स भी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी सऊदी अरेबिया को जाती हैं, पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट होती हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करती हूँ, अगर मैं सब लिख देती हूँ तो
अच्छा, उसके बाद अगर बच्चे हम एक्सपोर्ट्स की बात करें उसके सऊदी अरेबिया की, कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को क्या एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें बच्चे सबसे पहले तो जो आ जाते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके लिए सऊदी अरेबिया लार्जेस्ट जो सोर्स ऑफ पेट्रोलियम है, तो वो क्रूड जो पेट्रोलियम है वो लेता है, पॉलीथीन्स लेता है उससे सऊदी अरेबिया से। उसके बाद जो है वो बच्चे प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर वो भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से। एलुमिनियम वेस्ट इंपोर्ट करता है पाकिस्तान। उसके बाद जो है वो यूरिया, डेट्स, कॉपर वायर्स, रोड्स, शिप बोट्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। तो इस लेवल पर पाकिस्तान के साथ जो और सऊदी अरेबिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो अच्छी खासी है, और पाकिस्तान जो है वो इसको फर्दर इन्हांस कर सकता है, फर्दर बढ़ा सकता है। दोनों कंट्री जो है वो अपने अच्छे रिलेशंस अगर थ्रू कोऑपरेशन, इनमें एक्सटर्नल फैक्टर जिनको हम आगे जाके देखेंगे, ये मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, सारी तो नहीं लिखी, मैंने बोल दी हैं, मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा। अगर बेटा आप लोगों ने लिखनी है तो आप लिख लो, बिकॉज मैं टाइप करती हूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है टाइपिंग में, दैट्स वाई मैंने स्टॉप कर दिया है। अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को, उनमें राइस हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कॉटन फैब्रिक्स हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल है, स्पाइस है, टॉवल्स हैं, कारपेट रग्स हैं, स्पोर्ट गुड्स हैं, फ़िश हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर मैन्युफैक्चरिंग्स और बहुत सी अदर चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल है जो हम सऊदी अरेबिया को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन उनसे इंपोर्ट क्या करते हैं, उनमें इंपोर्ट में शामिल अगर किया जाए तो क्रूड पेट्रोलियम है, पॉलीथीन्स है, प्लास्टिक मोल्डिंग पाउडर है, एल्यूमिनियम वेस्ट है, उसके बाद कॉपर वायर्स हैं, शिप बोर्ड्स हैं, डेट्स हैं, उसके बाद जो है वो रॉड्स वगैरह हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं बच्चे वो हम सऊदी अरेबिया से इंपोर्ट करता है पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो बच्चे इसको फर्दर भी इन्हांस कर सकता है, ट्रेड, एजुकेशन, रियल एस्टेट, टूरिज़म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कम्युनिकेशन, और अगर एग्रीकल्चर की भी बात करें तो ये कॉपरेशन से ये दोनों अपने जो हैं वो कर सकते हैं, इस चीज़ को इन्हांस फर्दर अपनी जो ट्रेड है उसको बढ़ा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे क्या है, अगर हम बात करें पाकिस्तान के वो मिलिटरीली क्या सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को बच्चे, तो सऊदी अरेबिया जो है वो अगर पाकिस्तान, चूँकि मैंने आपको पहले बताया है कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए जो है वो एक मिनट, ओके, हम बेटा बात कर रहे थे कि हमने अगर मिलिटरीली देखा जाए तो जो सऊदी अरेबिया है, चूँकि यहाँ पर मक्का और मदीना जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत मैम ज़्यादा आपकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम है? सॉरी बेटा। आवाज कभी कम। अच्छा, अब बच्चे हम बात कर रहे थे कि जो सऊदी अरेबिया वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुक़द्दस शहर है दोनों, और उनकी सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो हमेशा एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आर्म प्रोवाइड करता है, और इवन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है किसको, जो सऊदी अरेबिया की मिलिट्री है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मक्का एंड मदीना। ये देखिए, ये मैंने इनको शो कर दिया है, ये मक्का मदीना है, और प्लीज़ ठीक है, ये बहुत मुक़द्दस शहर है, दो मक्का और मदीना मुस्लिम्स के लिए और पाकिस्तान के लिए पर्टिकुलरली। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान अपना इसकी जो एक तो जब भी जो मिलिट्री है, जो सोल्जर्स हैं सऊदी अरेबिया की, उनको आर्म भी प्रोवाइड करता है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज, जॉइंट एक्सरसाइजेज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में बच्चे हो चुकी हैं। और जब कभी भी किसी स्पोर्ट पर वट वो किसी भी काइंड की स्पोर्ट होती है, वो ज़रूरत हो तो पाकिस्तान जो है वो देता है, पाकिस्तान की मिलिट्री है वो प्रोवाइड करती है। और 1990 और 91 के अंदर गल्फ़ वॉर हुई थी, ठीक है, गल्फ़ वॉर हुई थी, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री थी उसने जो है वो अच्छी खासी सपोर्ट प्रोवाइड की थी सऊदी अरेबिया को। टिप्ड जो थी वो ट्रूप सेंड किए थे, एडवाइजरी सेंड किए थे सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसकी वजह कुछ हद तक ये भी कही जाती है कि जब जो इसकी जो पाकिस्तान को तब पाकिस्तान सपोर्ट प्रोवाइड करता है सऊदी अरेबिया को, जब सऊदी अरेबिया को उसकी ज़रूरत होती है या उसे कभी एक्सटर्नल थ्रेट सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फील होता है। तो उसमें कुछ थ्योरी एक ये भी है कि जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिल्ड कर रहा था, तो उसमें सऊदी अरेबिया ने सीक्रेट फंडिंग की थी।
और उस सीक्रेट फंडिंग के अंदर ये मुआहदा हुआ था कि हम सीक्रेट फंडिंग कर रहे हैं और आप जो हो वो उसमें जब जब पाकिस्तान को अगर कहीं से भी सऊदी अरेबिया को थ्रेट होगा, चाहे वो अपनी मुस्लिम कंट्री हो, ईरान हो, इराक हो, सीरिया हो, वटेवर वहाँ से हो, या फिर कोई अनदर कॉन्टिनेंट से, अनदर कंट्री हो, किसी और जोन से, तो फिर जो पाकिस्तान है वो फुल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा सपोर्ट प्रोवाइड की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो सऊदी अरेबिया ने भी हमेशा पाकिस्तान में मॉस्क, मदरसा ये जो बनते हैं जितने भी, और उसके बाद जो इस्लामाइजेशन है जब ज़िया के टाइम पीरियड में थी, तो उस वक्त भी सऊदी अरेबिया ने इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मदरसा सिस्टम को प्रमोट करने में सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा हाथ है, और जितनी भी मॉस्क बिल्ड होती है उसमें मेजोरिटी जो होती है, फंडिंग होती है, वो सऊदी अरेबिया से होती है। अब बच्चे, अगर हम पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस देखें, यानी म्यूचुअल जो कन्वर्जेंस के एरियाज हैं इन दोनों के बीच में, तो वो क्या है? पहली तो बात है बच्चे काउंटर टेररिज्म। आपको पता है कि जो टेररिज्म है वो इस खित्ते का एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है, और टेररिज्म के नाम पर इस खित्ते को चाहे वो जो साउथ एशिया का खित्ता हो, ठीक है, दिस वन, या फिर बच्चे वो मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशियन कार्स कंट्रीज़ हों, या मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हों, ठीक है, उनको हमेशा से जो टेररिज्म है उसकी बेस पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया है। तो पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर हमेशा इस तरह एरियाज़ ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट रहा है कि वो अलकायदा के ख़िलाफ़, IS इस्लामिक स्टेट जो है जिसको दाइश भी बोला जाता है उसके खिलाफ, तालिबान, कोई भी वटेवर जो है वो ग्रुप अगर आता है एज ए टेररिज्म की बेस पर, तो उसको काउंटर टेररिज्म करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, एक्सट्रीमिज़म करने के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने हमेशा अपनी जॉइंट एफर्ट्स को शो किया है। ये अल शहाब वन ये 12 दिन की एक अल शहाब वन, मैं रिपीट कर रही हूँ, आप लोगों ने लिखना है तो लिख लीजिए, अल शहाब वन। ये 12 डेज काउंटर टेररिज्म मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में, कि वो उसका जो मैसेज था वो यही था कि काउंटर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म को इस खित्ते से रिमूव किया जाए। फिर 34 नेशन अलायंस, आपको पता है ये एक बताने की बात नहीं है, जब स्टार्ट में ये अलायंस बनी थी बच्चे तब 34 थी, बाद में 41 हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जो नॉर्दर्न थंडर मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई थी, नॉर्दर्न थंडर मिलिट्री एक्सरसाइजेज, ये हुई थी। 21 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, अफ्रीका से, एशिया से, मिडल ईस्ट से, ठीक है। तो ये एक्सरसाइजेज हुई थी, ये बहुत बड़ा सऊदी अरेबिया ने इस चीज़ को अरेंज किया था, और ये बहुत बड़ा मैसेज था ये बताने के लिए कि हम टेररिज्म को जो मज़ीद अपने रीजन में नहीं चाहते, और हम यूनाइटेड हैं, हम हार्मोनाइज्ड हैं अगेंस्ट टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज़म। अच्छा, एक तो ये एरिया काउंटर टेररिज्म एरिया ऑफ कन्वर्जेंस रहा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। दूसरी तरफ बच्चे अफ़गानिस्तान, आपको पता है जो अफ़गानिस्तान है वो बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है, क्योंकि अफ़गानिस्तान बच्चे लिंक करता है, एक तरफ तो ऊपर से जो है वो अफ़गानिस्तान की जियोग्राफिकल लोकेशन ये है कि यहाँ पर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ये लिंक करता है, ठीक है। दूसरी तरफ बेटा जो ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी तरफ इसका एक लिंक है, ये ब्रिज है। तीसरी तरफ बच्चे ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अगर चाइना ने, रशिया ने या साउथ एशियन कंट्रीज़ ने अगर आना हो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में, तो थ्रू अगर लैंड यूज़ करना है तो वो अफ़गानिस्तान के थ्रू आ सकते हैं। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने अगर इंडियन ओशन या इन कंट्रीज साउथ एशियन या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक बिल्ड करना है तो थ्रू अफ़गानिस्तान कर सकते हैं। तो बच्चे अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान स्टेबल होता है तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि पाकिस्तान जो है वो उसको अलेज किया जाता है कि वो सपोर्ट करता है तालिबान को यहाँ पर, हालांकि पाकिस्तान जो है वो यहाँ पर पीसफुल इन्वायरमेंट को और पीसफुल गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, और सऊदी अरेबिया इस चीज़ के अगेंस्ट है कि उसके ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगती हैं तालिबान और टेरर स्पॉन्सर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर, जो इंडिया है या USA है वो हमेशा जो पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाता है, और इससे क्या चीज़ होता है, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के खिलाफ एक टिल्ट पैदा होती है। तो जो पीसफुल अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एरिया ऑफ कन्वर्जेंस है, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात हैं वो भी ज़बरदस्त होते हैं, और सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होते हैं अगर अफ़गानिस्तान पीसफुल होता है तो।
उसके बाद बच्चे मिडल ईस्ट में पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान हमेशा से चाहता है कि मिडल ईस्ट के अंदर जिस तरह ईरान इशू है, ईरान के अंदर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है, इराक के अंदर यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है, सीरिया के अंदर है, या यहाँ पे फ़लस्तीन या इसराइल का इशू है, या इजिप्ट का इशू है, या गल्फ़ कंट्रीज़ का आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या नीचे अगर हम बात करें तो यमन का जो कॉन्फ्लिक्ट है सऊदी अरेबिया के साथ, तो पाकिस्तान हमेशा से कंसर्निंग रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, बिकॉज़ मिडल ईस्ट जो है वो और सऊदी अरेबिया भी हमेशा कंसर्निंग रहा है कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई अलायंस ना बने, ये रीजन जो है वो पीसफुल हो। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों ने हमेशा से जो एक कॉपरेशन शो किया है इस तरह जो मिडल ईस्ट के पीस को लेकर, तो ये म्यूचुअल एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दोनों कंट्रीज़ का, कि वो दोनों चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पीस हो, मिडल ईस्ट में पीस हो, टेररिज्म का ख़ात्मा हो, किसी किस्म का यहाँ पे कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ना क्रिएट हो जिससे इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है। ओके, अब बच्चे एरियाज़ एरियाज़ जो हैं डाइवर्जेंस के, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, बट बेटा अब हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे इनके ताल्लुकात हमेशा ख़राब हो जाते हैं। नंबर वन, पाक ईरान टाइज़। ठीक है, आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, सदरन वेस्टर्न सॉदर्न बॉर्डर है, वो लगता है ईरान के साथ। ठीक है, अब ईरान जो है वो मेजॉरिटी शिया कंट्री है और पाकिस्तान मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है वो 10% शिया हैं जिनकी टिल्ट होती है ईरान की तरफ, और 90% जो है वो सुन्नी है जिनकी टिल्ट होती है सऊदी अरेबिया की तरफ। तो पाकिस्तान अगर अपने ताल्लुकात जो है वो अगर अच्छे करने की कोशिश करता है ईरान के साथ, या अपनी कोई ट्रेड या बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश करता है, और उसके लिए कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कोई एग्रीमेंट या जो है वो कोई ट्रीटी साइन होती है या कुछ वटएवर होता है, तो ये चीज़ सऊदी अरेबिया को थोड़ी खटकती है। उसे लगता है कि वहाँ पर जो है वो ईरान क्योंकि शिया है, और शिया जो है वो अगेंस्ट सुन्नी सऊदी सुन्नी सेक्ट्स के अगेंस्ट है, और इस वजह से जो सऊदी अरेबिया है फिर क्या करता है कि वो पाकिस्तान के साथ उसके जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा-सा बैक पर चले जाते हैं। तो अगर ये चीज़ ना हो तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया और इवन जो ईरान है वो अपने ताल्लुकात को फ़र्दर अच्छा कर सकते हैं, और जो एक्सटर्नल पॉलिटिकल एक्टर्स हैं उनको इस चीज़ से फ़ायदा नहीं उठाएगा। तीसरा है यमन क्राइसिस। अब यहाँ पे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि यमन के अंदर 2015 में ये इश्यू हुआ था हौज़ी कुछ रेबल्स से, तो इस वजह से यमन जो है वो बहुत ज़्यादा सर्कमस्टांसेस को फेस कर चुका है। पाकिस्तान यमन के मामले में हमेशा न्यूट्रल रहता है, और सऊदी अरेबिया कहता है कि पाकिस्तान चूँकि हमारा एक ज़बरदस्त और बहुत पुराना अलाय है, तो उसको चाहिए कि वो एक टाइट सिक्योरिटी अपनाए यमन में जो शिया सेगमेंट है, हौज़ी रेबल्स हैं, उनके खिलाफ, और सऊदी अरेबिया का साथ दे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूट्रल स्टांस लेता है। अब बेटा वो न्यूट्रल स्टांस क्यों लेता है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि हमारी बाउंड्री ईरान के साथ लगती है। हम अपना सदर्न वेस्टर्न बॉर्डर इनसिक्योर नहीं कर सकते। ये वाला जो बॉर्डर है इसमें हमें इनसिक्योरिटी नहीं चाहिए, बिकॉज़ हमारे इस बॉर्डर पर, पाकिस्तान के इस बॉर्डर पर इनसिक्योरिटी आती है तो उसका फ़ायदा कौन उठाता है? डायरेक्ट इंडिया उठाता है। तो हमने इंडिया को ये बेनिफिट नहीं देना। और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया से हम पीछे नहीं हट सकते, बिकॉज़ वहाँ पर हमारा हार्ट है, दिल है, मक्का है, मदीना है, उसे हम वापस नहीं जा सकते। पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा मैन पावर जो लेबर है वर्क करती है वो सऊदी अरेबिया में करती है। सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानियों को वहाँ पे लेबर मिलता है, काम मिलता है, वो सऊदी अरेबिया में मिलता है। तो फिर पाकिस्तान जो है वो नहीं ये अपनी मार्केट ख़राब कर सकते। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इस वजह से पाकिस्तान न्यूट्रल रहता है कि उसे ईरान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में न्यूट्रल स्टैंस अख्तियार करना है। दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर 10% जो शिया है। अब ईरान की तरफ अगर नहीं बैलेंस होता सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में, तो पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, नेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है, शिया कम्युनिटी, उसकी तरफ से प्रेशराइज़ जो किया जाता है, प्रेशर आता है, और अगर टिल्ट बढ़ती है सऊदी अरेबिया की तरफ तो पाकिस्तान का इंटरनल जो सिक्योरिटी है उसमें जो वो डिस्टेबलाइज़ होती है, वो स्टेबिलिटी में नहीं रहती है। तो इस ये भी वजह है कि पाकिस्तान न्यूट्रल स्टेंस में रहता है।
तीसरी वजह बच्चे ये है कि पाकिस्तान के अपने टेररिज्म के खिलाफ, अपने ग्रुप्स के खिलाफ जो है वो चल रहे हैं। अब 2015 के अंदर यहाँ पे हुआ था, 2015 में पाकिस्तान वहाँ नहीं जा सका क्योंकि पाकिस्तान में खुद ज़रब अज़ब चल रहा था और पाकिस्तान खुद टेररिज्म के खिलाफ फाइट कर रहा था। तो उसके भी एक रीज़न है, दैट्स वाई पाकिस्तान जो है वो हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लेता है। पाकिस्तान चाहता है कि ये इशू सॉल्व हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ये हरगिज़ नहीं चाहता कि वो जो है वो इम्बैलेंस क्रिएट करे इन दोनों पावर्स के खिलाफ। उसके बाद बच्चे जो एरिया ऑफ डाइवर्जेंस आता है वो सऊदी इंडिया लिंक्स है। आपको पता है बच्चे के सऊदी अरेबिया उस वक़्त जो है वो इंडिया अपॉर्च्युनिटी हमेशा इस चीज़ की ज़रूर उठाता है जब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि इंडिया टिल्ट अपनी इस साइड पर कर लेता है, ठीक है? जब पाकिस्तान के ताल्लुकात यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर अच्छे हो जाते हैं बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डिपेंड्स ऑन लीडरशिप। अब जैसे नवाज़ शरीफ की अगर हम बात करें बीइंग अ लीडर, तो उसकी टिल्ट हमेशा सऊदी अरेबिया की तरफ ज़्यादा रही है। तो ये टिल्ट की बात है, लेकिन जब अगर कभी जो है वो पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरेबिया की तरफ अच्छे होते हैं, तो इंडिया क्या करता है, वो अपनी टिल्ट यहाँ पर बढ़ा लेता है। ठीक है, इस चीज़ का अपॉर्चुनिटी वो ज़रूर उठाता है कि पाकिस्तान के इस बॉर्डर को इनसिक्योर किया जाए। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ईरान के साथ अच्छे होते हैं, तो इंडिया जो है वो अपनी टिल्ट यहाँ पर सऊदी अरेबिया में ही होता है। और जब सऊदी अरेबिया के लिंक डेवलप होते हैं इंडिया के साथ, जैसे अब पेट्रोलियम की परचेज़ है जो एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है, सेम वही एक्सपोर्ट इंडिया भी करता है। एग्रीमेंट अगर कोई साइन होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर या उसमें जो है वो बाकी अनदर जो चीज़ें हैं उनको लेकर, तो ये पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में एक डाइवर्जनिटी, एक खटास लेकर आता है। तो ये चीज़ जो है वो अगर रिमूव हो जाए तो उसमें एक्सटर्नल जो अगर पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अरेबिया जिस तरह से एक 34 नेशंस का एक अलायंस बनी थी, कोलिशन बना था अगेंस्ट टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़्म, तो अगर इसको कॉपरेशन की बेस पर लाया जाए, इसको टेक्नोलॉजी की तरफ एक्सटेंड किया जाए, ट्रेड की जाए, फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट किया जाए, ज़ोन क्रिएट किया जाए, इसमें कल्चरल टाइज़ बढ़ाए जाएँ, एक दूसरे का मीडिया शेयर किया जाए, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शेयर किया जाए, स्कॉलरशिप्स दिए जाएँ एक दूसरे के जो स्टूडेंट्स हैं उनको, वर्कमैन लेबर्स अच्छी प्रोवाइड की जाए, राइट्स सिटीज़न्स पर अगर फोकस किया जाए, सिटीज़न्स के राइट्स पर फोकस किया जाए, क्योंकि अच्छा खासा रेमिटेंसीज़ आता है सऊदी अरेबिया से पाकिस्तान के अंदर, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे अगर फोकस किया जाए तो एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं उनको बेटा मौका नहीं मिलेगा और उससे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं वो डिस्टेबलाइज नहीं होंगे, और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात डिस्टेबलाइज नहीं होंगे तो बाकी कंट्रीज़ के भी नहीं होंगे, बिकॉज हर मुस्लिम जो कंट्री है 56 मुस्लिम कंट्री हैं उनकी एक झुकाव है सऊदी अरेबिया की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हर मुसलमान का दिल धड़कता है। दूसरा है बचे सेक्टेरियनिज़्म। अब सेक्टेरियनिज़्म वही शिया सुन्नी का जो एक चीज़ है उस चीज़ का एज हमेशा उठाता है, और जब कभी सेक्टेरियनिज़्म उठकर उभर कर आता है तो उस वक़्त ही जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो उसमें खटास में पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद बच्चे अगर बात की जाए तो वो है कुछ पाकिस्तानी जो सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो उनके राइट्स की इन्फ्रिजमेंट होती है। अब जब उनके पाकिस्तानियों के राइट्स की इन्फ्रिजमेंट होती है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो फिर क्या है कि जो खटास आती है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में। तो अब यहाँ पर बेटा हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा है, हमने काफ़ी सारी चीज़ों अब देखें कि ये जो है वो बेटा इंडियन ओशन है, ठीक है? अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है यहाँ पर। तो ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, ये इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ईरान चूँकि यहाँ पर ग्वादर पोर्ट बन रहा है, अभी जो करंटली अगर मैं आपको एनालिसिस दूँ, ये ग्वादर पोर्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, फंक्शनल हो चुका है। जो एक सी पैक या ट्रैक यहाँ पे बनाया गया है पाकिस्तान से इस्लामाबाद की वो चाइना की तरफ। दूसरी तरफ यहीं पर साथ ही यहाँ पे चाबहार पोर्ट है ईरान की। तो पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ ताल्लुकात अच्छे, दूसरी ये गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनके साथ जो है वो ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है 80% ऑयल की ट्रेड होती है। फिर जो है वो यमन है, यमन और सऊदी अरेबिया का पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो इलाके हैं, ये जो कंट्रीज़ हैं यमन, ओमान, गल्फ़ कंट्रीज़, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, सीरिया, ये अगर यूनाइटेड नहीं होंगे तो हमारा जो ये पार्ट है यहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं इज़राइली मुस्लिम्स हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। और दूसरा इंडिया इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा और यूएसए इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा, और दूसरे और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं जो नहीं चाहते
कि इस रीजन के अंदर पीस डेवलप हो, इस रीजन के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी आए, इस रीजन ये रीजन जो है वो एक पीसफुल कहलाए, तो फिर उनको इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वो इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाएँगे। तो यहाँ पर जो ये खित्ता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें ईरान और सऊदी अरेबिया और गल्फ़ कंट्रीज़ का जो आपस में हार्मनी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी जो करंटली विथड्रॉल हो रहा है अफ़गानिस्तान का और एक जो इनकाउंटर में जो वन रोड वन बेल्ट चाइना का प्रोजेक्ट है उसके इनकाउंटर में जो G8 कंट्रीज़ हैं वो एक प्रोजेक्ट लेके आ रही हैं उसके बराबर का, जिसमें वो इन्वेस्ट करेंगी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर वो इन्वेस्ट करेंगी। और उसके मुकाबले में तो इस सिलसिले में चूँकि अफ़गानिस्तान भी पीसफुल होने जा रहा है, ईरान के अंदर लीडरशिप चेंज होने जा रही है और उसके बाद जो है वो इज़राइल के अंदर चेंज हो चुकी है। तो फिर बच्चे ये जो लीडरशिप मल्टी लेवल पर हो रही है चेंज और एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो और चेंज हो रहा है, चेंजिंग्स आ रही हैं, वो एक वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान का जो ताल्लुक है सऊदी अरेबिया के साथ, ईरान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ, सेंट्रल जो कार कंट्रीज़ हैं उनके साथ, मिडल ईस्ट के साथ, चाइना के साथ बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब के बार पीस क्रिएट नहीं हुआ तो फिर इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। तो ये थे बेटा ताल्लुकात पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछिए।